आलोक, अजय, बहुत सारे विश्लेषक पिछले 2-3 महीने से कह रहे थे बीजेपी 220, 230, 250। अजय आलोक, क्या विश्लेषक, पोलस्टर, क्या बीजेपी की इस चुनावी मशीन को समझने में अभी भी नाकाम हो रहे हैं क्या 10 साल बाद? अजय आलोक, देखिए मानक, मैं 2-3 बातें कहूंगा। पहली बात तो कि हम लोग चुनाव ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे अपने कमेंट्री करके नहीं लड़ते हैं। हम लोग चुनाव बिल्कुल धरातल पे रह के रखते हैं। जो विश्लेषक हैं, ठीक है, उनको अपना विश्लेषण मुबारक, उसके पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे 2 बातें कहना चाहूंगा। अभी बोला गया कि केरला में संभव नहीं है कि एलडीएफ से ज्यादा वोट बीजेपी को कैसे आ गई। मैं बताता हूं कैसे संभव है। ये तुष्टीकरण की जो तलवार होती है ना, ये 2 धारी होती है, और ये केरला में 1 धारी हो गई। सारे के सारे तुष्टीकरण के वोट यूडीएफ में। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। चले गए और एलडीएफ के पास कुछ नहीं बचा, तो स्वाभाविक है कि बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा। जब रिजल्ट आएंगे एनालाइज कर लीजिएगा। और इस देश में तुष्टीकरण इस हद तक थी कि इंडिया गठबंधन जहां भी लड़ा वहां एक तरफा मुसलमानों ने वोट दिया। इंडिया गठबंधन टूट के जहां लड़ा वहां मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया। यह केरला में साबित हुआ है, और इसीलिए हमारा वोट एलडीएफ से ज्यादा हुआ। दूसरा बात, संदेश खाली की, कि अगर संदेश खाली की घटना हुई तो उसका नुकसान हुआ। अरे संदेश खाली हुआ था साहब। अरे एक संदेश खाली नहीं, बंगाल में से 50 संदेश खाली है। ऐसा नहीं कि चुनाव खत्म हो गया तो हमारी बोली बदल जाएगी। बंगाल की आम जनता वहां तुष्टीकरण से त्रस्त थी। जब मुख्यमंत्री बोले कि दुधारू गाय की लात खाने वाले को बर्दाश्त किया जाता है, तो क्या कहिएगा? जब सरकार का मंत्री बोले कि ये हमारा मिनी पाकिस्तान है, तो उस प्रदेश का क्या कीजिएगा? मैं अभी भी सहमत नहीं हूं कि जो 24 दिखाया जा रहा है। रिजल्ट आने दीजिए, यह आंकड़ा 30, 32, 35 तक जा सकता है। मैंने उस दिन भी माना कि आपको कहा था। आम जनता की पल्स को समझिए। मैं यहां पे कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूं। ये फिर से क्रेडिबिलिटी वर्सेस नॉन क्रेडिबिलिटी का चुनाव है, और हर प्रदेश में नरेंद्र मोदी ऐसे ही बात बोल रहे थे। मणिकांत ठाकुर जी, कैसे बहुत लोग थे जो प्रत्याशी को पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि यह प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, प्रत्याशी का नहीं, मेरा वोट मोदी को जा रहा है। मेरे से कम ऐसे 25-30 लोग मिले होंगे कल तक भी कि हमारा वोट मोदी को है। तो यह फिनोमेना है पूरे देश में कि वोट मोदी को है, और हम भी कहते थे कि आपका एक वोट मोदी को जा रहा है। प्रधानमंत्री अपनी रैली में कहते थे कि आपका दिया हुआ एक वोट मुझे मिलेगा। ओके, तो हमारा नैरेटिव ये था। ओके, यहां पे तो नैरेटिव की लीडर ही नहीं है। अजय आलोक बीजेपी की तरफ से दावा कर रहे हैं, फटाफट गायब। ओके, बीजेपी की तरफ से अजय आलोक दावा कर रहे हैं ये जो आंकड़े आ रहे हैं बीजेपी इससे भी आगे निकल सकती है। ऋतु, अगर ये आंकड़े सही हो गए, देखिए ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये रिजल्ट नहीं है, ये एक एनालिसिस है, एग्जिट पोल है। मैं पूछ रहा हूं, अगर ये सही हो गए तो फिर तो आपने जो भी मुद्दे उठाए, या वो मुद्दे नहीं चले, या फिर जिन लोगों ने उठाए उन पर लोगों का भरोसा नहीं, इन दोनों में से, या फिर दोनों है? आपको क्या लगता है? देखिए, यहाँ पर ये बात भी हो सकती है कि अगर ये आंकड़े गलत हुए तो इसका मतलब जो मांस, मछली, मंगलसूत्र के मुद्दे उठाए गए वो चले नहीं। प्रधानमंत्री जी ने जो मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया और इतनी नीच स्तर पर जो लैंग्वेज पर उतर आए, वो जो है जनता को स्वीकार नहीं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं ऋतु, मैं आपसे सहमत हूं। अगर ये आंकड़े बीजेपी के खिलाफ होते तो हम अब यही विश्लेषण कर रहे होते कि शायद प्रधानमंत्री ने हिंदू मुस्लिम किया, क्या वो बैकफायर कर गया? क्या विपक्ष ने जो बेरोजगारी, महंगाई, रियल इश्यूज, लोकतंत्र, संविधान पर यह चुनाव लड़ा वो चल गया? यही हो रहा होता। लेकिन अगर ये आंकड़े सही हैं, इसका मतलब बीजेपी के मुद्दे चले, आपके नहीं चले। देखिए, इतिहास गवाह है कि जब भी कोई तानाशाह राज करता है तो उसका जो जादू है वो जनता पर एक जादुई असर करता है, और वो काफी सालों तक जो है वो रहता है। तो 10 साल तो मोदी जी को हो गए, और अगर आप कह रहे हैं जिस हिसाब से कि अगर मैं आपकी बात मानूं कि इस बार भी मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं या सरकार बना रहे हैं, तो तानाशाही का अंत आप जानते हैं कि किस प्रकार से होता है। फिर जनता आती है और जनता सर पे चढ़कर उस चीज को फिर खंडित करती है, और वो दिन दूर नहीं है इस चीज में। और मुझे ये लगता है कि ये जो
तानाशाह का जो अंत है, जो फांसीवाद का अंत है, वो 2024 है, मुझे ये लगता है। Okay. और हमें ये लगता है, और हमें ये भी लगता है कि इस समय जो है जनता बहुत अच्छी तरह जागरूक हो चुकी है, युवाओं को अपने अधिकारों का पता चल चुका है, महिलाओं को ये पता चल चुका है कि उनका दमन करने वाला कोई और नहीं, केवल वही है जो उनकी रक्षा की बात करता है। और तमाम तरह के जो मुद्दे ओके ऋतु ऑल राइट, इस पर देखिए, इस पर विश्लेषण तो फिर हम 4 तारीख के बाद ही कर पाएंगे। अगर आप जीते तो जाहिर है फिर आप ये जो सब कह रही हैं इसका मतलब ये सब सही हो गया। एक सेकंड नलिनी जी, इसके बाद आ रहा हूं। सुकेश, ये जो मैं भी बात कह रहा था, बहुत सारे विश्लेषक और एक्सपर्ट्स, दर्शकों के अनुभव वाले, अगर वो 10 साल बाद भी ठीक से रिजल्ट या जमीन पर क्या चल रहा है नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब फिर से जाना पड़ेगा पीछे ड्राइंग बोर्ड पे और फिर से दोबारा स्टडी करना पड़ेगा कि ग्राउंड पर हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा, जो बीजेपी को समझ में आ रहा है, विपक्ष को क्यों नहीं समझ में आ रहा, जो कुछ पोल्स को समझ में आ रहा है। नहीं, विश्लेषक तो बाद भी जाएं, पहले जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, और मैं इस राइडर के साथ फिर से कहता हूं कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। मैं इसके आधार पे इसके टेकअवेज बता रहा हूं कि उस ड्राइंग बोर्ड पे जाके विपक्षी दलों के लोगों को देखना पड़ेगा कि हम कहां गलत हैं। वो थॉरोली गलत है। अगर ये नतीजों में तब्दील हुआ तो वो थॉरोली गलत है, और ये पहली बार नहीं है। जो अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है, ये नरेंद्र मोदी कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। उनकी आर्मरी में जितने शस्त्रागार में जितने हथियार होते हैं, नरेंद्र मोदी उस सबके साथ उतरते हैं। वो महिला वोटरों को अपना बनाते हैं, वो विकास की बात करते हैं, वो तमाम दूसरी बातें करते हैं, लेकिन साथ में हिंदू मुसलमान भी करते हैं। वो आज से नहीं, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी किया करते थे। वो ऐसी बातें करते हैं जिसको आप कहेंगे कि पोलराइज करने की कोशिश हो रही है। तो बीजेपी, मैंने कहा, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाती है चुनाव में। वो अभी मैंने बार मैं इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं, टर्म का, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो अगर वो सफल हो रहे हैं तो उनके तमाम इसको हम बताएंगे कि ये तो मतलब उन्होंने जो इस्तेमाल किया वो चाणक्य नीति जैसा है, और ये जो सफल होता है उसके बारे में कहा जाता है। तो ये जो बीजेपी की अपनी मशीनरी है कि वो सब कुछ लगाते हैं दांव पे। वो अपने बेनिफिशियरी को वोट करने के लिए भी निकालते हैं, उनको एक बड़ा वोटर वर्ग भी बनाते हैं, वो महिलाओं को एक बड़ा वोटर वर्ग बना लेते हैं, वो राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद की बात करने वाले लोगों को एक नियो नेशनलिज्म का एक नया प्लैंक खड़ा करते हैं और उसके आधार पे अपना वोटर बनाते हैं। वो जो कर रहे हैं उसमें सक्सीड कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीजेपी के सामने जो विपक्ष खड़ा है, वो विपक्ष अब ये तय करे, अगर ये नतीजों में तब्दील होता है, कि वो इस देश की राजनीति में कहां फिट बैठता है। वो सिर्फ आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, क्या इंडिया की साइकी बदल गई है, क्या उसको एक न्यू इंडिया की तरह सोचना पड़ेगा और उस हिसाब से नैरेटिव गढ़ना पड़ेगा। ये सब तब मैं कह रहा हूं, अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो ये तमाम चीजों पे उसको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। सही है तो इस देश में एक वेव थी जो 19 की तरह थी, जो 14 की तरह थी, शायद 19 से ज्यादा थी। और किसी ने इसकी तरफ इशारा नहीं किया, किसी को वो वेव महसूस नहीं हुई। ये एक मुख्य बात है। तो या तो हमारा देखने का नजरिया गलत है, और या हमको लग रहा है कि जो हम देख रहे हैं आज के दिन वो गलत है। ओके, तो ये 4 तारीख को डिसाइड हो जाएगा कितना गलत है, कौन ज्यादा सही है। ठीक है। और नलिनी जी, इसमें एक चीज और जोड़ दीजिएगा, कैसे सुकेश कह रहे थे, क्या नरेंद्र मोदी और बीजेपी और उनकी सरकार सारे बॉक्सेस टिक करती है क्या, और विपक्ष के लिए कोई मुद्दा छोड़ती ही नहीं क्या? हिंदू मुस्लिम भी होगा, राष्ट्रवाद भी होगा, उसमें लाभार्थियों के लिए सब कुछ भी होगा, तमाम कल्याणकारी योजनाएं भी होंगी, इकोनॉमी भी 8.2% जैसे मैंने बताया उस पर आ गई, और एक विश्व में जो हमारी छवि सुधरी है, इसमें कोई शक नहीं है। वो 2014 कितनी सुधरी है वो अलग जाते हैं। वो 2047 की भारत की बात भी कर रहे हैं। वो 2000 उन्हें 3000 वर्षों की भी बात की है, 2047 1000 वर्ष की भी बात की है, फिर 3000 वर्षों की भी बात की है उन्होंने, कि अब अभी जो चेंजेस वो ला रहे हैं वो 1000 वर्षों तक हमारे देश को चमकाते रहेंगे। मेरा आपसे ये कहना है कि मैं ज़रा धरातल पर आती हूँ, वो ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो 6 दल बदलू जो कैंडिडेट थे वो क्या जीते?
अगर आपका एग्जिट पोल कुछ बता उसमें- पाए, उसमें- क्योंकि उसमें ये आंकड़ा नहीं है। उसमें आंकड़ा नहीं है। लेकिन मेरा आपसे कहना है कि अगर दल बदलू जीतना उन्होंने शुरू कर दिया इस तरह से, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि जो